ये डाल देना आज के लिए। आज 20 मिनट चाहिए। देखिए आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग आज डिफाइन करेंगे भाई फ्लक्स को, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे जो फ्लक्स वर्ड है ये, इसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप कोई सरफेस लीजिए, मान लीजिए ऐसे बोर्ड है ये, और उधर से कुछ लाइंस आ रही हैं, इसके अंदर से गुजर रही हैं। तो कितनी लाइंस इसमें से गुजर रही हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन उनको काउंट करना ये आसान काम नहीं है, है ना। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक ऐसा फॉर्मूला लिख लेना है जो उस नंबर ऑफ लाइंस को डिफाइन कर दे, राइट। तो मैंने कहा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एन एरिया perpendicularly, through an area perpendicularly is called electric flux। ठीक है बच्चों। तो देखिए, मान लेते हैं ये कोई सरफेस एरिया है अपने पास, और इसके अंदर से लाइंस गुजर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर ई है सपोज, और इसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो ए है। आप जानते हैं एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो एरिया का डायरेक्शन होगा ना, वो इस तरफ ही होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला बनता है फाई ई, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ई टाइम्स ए। ओके। अगर यहां पर लाइंस किसी एंगल पर जा रही हो, सपोज करिए लाइंस ऐसे जा रही है, तो फ्लक्स तो उस तरफ है और एरिया इस तरफ है, बीच का एंगल मान लीजिए थीटा। सो इन दिस केस आप ई का एक कंपोनेंट बनाइए जो ए के साथ हो। वो क्या होगा? मैं अगर इसको ई ले रहा हूं और इसको ए ले रहा हूं, एंड दिस एंगल इज थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा? ई कॉस थीटा, है ना, ई cos थीटा। तो बेसिकली इन दैट केस फ्लक्स विल बी व्हाट? ई कोसाइन थीटा मल्टीप्लाई बाय ए, या हम इसको बोल सकते हैं ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स का ये फॉर्मूला बन गया फाई ई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, या हम इसको बोल सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, राइट। ये फॉर्मूला नोट करिएगा और इसका यूनिट और डायमेंशन और निकालिए। क्या आएगा बच्चों इसका यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके। और डायमेंशन? बाकी लोग भी एक बार चेक करें।
तो यही आ रहा है ml3 t-3 a-1। ठीक है, तो इसका यूनिट हमने देखा, यूनिट ऑफ फाई ई, ये आया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एंड द डायमेंशंस आर, दिस इज ml t-2 into l square upon at. So ml3 t-3 a-1। ओके, अच्छा ये जो फ्लक्स हमने निकाला है ना, यहाँ पे ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है, कितना बड़ा एरिया से लाइंस पास कर रही है। लेकिन अगर यही सरफेस बंद हो जाए, क्लोज्ड हो जाए, तो क्या होगा? तो अब देखिएगा, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। मान लीजिए कोई सरफेस है अपने पास, कैसा भी, और इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, से प्लस क्यू, राइट? तो इससे चारों तरफ फील्ड लाइंस निकल रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हुई प्रतीत होती है। ओके, अब हमें नहीं पता ये शेप क्या है ना? तो मैं क्या करूंगा, इसका एक छोटा सा सेक्शन मान लेता हूं यहाँ पे, ठीक है? और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो सपोज इसके परपेंडिकुलर है, विच इज डी ए वेक्टर, और इसका एंगल थीटा है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं अगर इसका कुछ डिस्टेंस ले लूं, से आर डिस्टेंस, तो हमें पता है कि इस छोटे एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो हम कह सकते हैं फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट डी ए। तो वहां से जो फ्लक्स पास करेगा डी फाई ई, वो क्या होना चाहिए? ई टाइम्स डी ए कॉस थीटा, राइट? अब आप ऐसे ऐसे बहुत सारे सेक्शन मान लीजिए, और सारे सेक्शंस को सम अप कर देना है, सबको जोड़ देना है हमें। सो व्हाट इज द नेट फ्लक्स? सो नेट फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस, तो दैट फ्लक्स इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्लक्स, और मैं इसको फाई ई लिख देता हूं, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल, बेसिकली डी फाई ई। इसको ना हम लोग सरफेस इंटीग्रल कहते हैं, यानी आपको इंटीग्रेट करना है सरफेस के अलाउंग। और ये वैल्यू कितनी आई अपने पास? ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। ओके, अब एक लॉ है जिसको गॉस लॉ कहते हैं। गॉस ने ये बताया कि ये जो आप इंटीग्रेट करोगे, इसका आंसर क्या है, क्योंकि हमें शेप तो पता नहीं है क्या है ये, तो कैसे इंटीग्रेट करें? तो उन्होंने एक फॉर्मूला बता दिया कि भाई ये फॉर्मूला लिख लो इसके बराबर, और फ्लक्स हमेशा ऐसे ही आएगी, राइट? चलिए फिलहाल आप इसको नोट करें, फिर फॉर्मूला लिखते हैं। अगर ये शेप हमें पता हुई ना, तो हम इसको इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। सपोज करिए ये शेप अगर स्क्वायर हुआ, सॉरी कोई स्फेयर हुआ, तो आपको पता है एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई r²। तो बेसिकली यहाँ पे बस इंटीग्रेशन आपको करना है सरफेस का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, गॉस लॉ। गॉस लॉ ये कहता है कि आपने कोई भी बंद सरफेस लिया, ध्यान दीजिएगा ये बंद सरफेस के लिए है। अगर किसी बंद सरफेस के अंदर आपने कोई चार्ज रख दिया,
ठीक है, यहाँ पे Q1 रख दिया, एक Q2 रख दिया, एक बाहर भी रखा हुआ है -Q3, और एक यहाँ पे रखा हुआ है Q4। बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। तो इन सारे चार्जेस की वजह से ये जो बंद सरफेस था, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो ये कहता है फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, flux through the closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge, 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface, by the surface। यहाँ पे ना दो चीजें हैं, एक तो फ्लक्स और दूसरा चार्ज। ठीक है, तो एक तरफ तो फ्लक्स आएगा मतलब इक्वेशन में, और दूसरी तरफ क्या आएंगे? टोटल चार्जेस। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट बी ए इज इक्वल टू क्यू, कौन सा? एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर तो फ्लक्स सबकी है, सबकी मतलब इनसाइड वाले चार्जेस भी और आउटसाइड वाले चार्जेस भी, लेकिन जो राइट हैंड साइड है उसमें कौन सा चार्ज है? सिर्फ इनसाइड वाला। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन असर्शन रीजन में आया हुआ है ये नीट में, कि क्या गॉस लॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अंदर वाले चार्जेस हैं उन्हीं को कंसिडर करते हैं? नहीं, दोनों की फ्लक्स आती है टोटल। ये जो है ना टर्म इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, दिस इज द नेट फ्लक्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस, वेदर इट इज इनसाइड और आउटसाइड। ओके, तो ये वाले टर्म में हमें सबकी फ्लक्स लेनी है, फ्लक्स ड्यू टू ऑल चार्जेस, चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड। लेकिन जो चार्ज है राइट में, दैट इज व्हाट? इनसाइड वाला चार्ज। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ कि आउटसाइड वाले को हमने नहीं लिया? उसकी वजह ये है कि अगर कोई चार्ज बाहर रखा हुआ है तो उससे जो लाइंस निकलेंगी वो सरफेस से पास करेंगी, पास करने के बाद दूसरी तरफ से निकल जाएंगी, तो नेट फ्लक्स तो जीरो हो गया। भाई जितनी लाइंस आई हैं उतनी बाहर चली गई, तो नेट फ्लक्स जीरो। अच्छा, इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल अब ये होगा कि हमें ना, अगर किसी चार्ज की वजह से फील्ड निकालनी हुई तो हम एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे और उसकी वजह से हम फील्ड निकाल सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ। देखो कैसे। मैंने कहा कि एक शेप है, ये कोई शेप है, से दिस इज सिलेंडर। ठीक है, और सिलेंडर के ना तीन फेसेस होते हैं, है ना? एक ऊपर का फेस हो गया इसका ऐसे, और एक नीचे का फेस हो गया, तो इसके बीच में कर्व सरफेस हो गया। तो ये कौन सा है भी? कर्व सरफेस। और ये सर्कुलर बेस है इसका, है ना? सर्कुलर बेस, ये भी सर्कुलर बेस है। मान लेते हैं यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, हम कहते हैं इस पूरे फ्लक्स या इस पूरे सरफेस से कितनी फ्लक्स पास करेगी? सो व्हाट इज द नेट फ्लक्स? नेट फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस। तो यहां पे जो तीन फेसेस थे ना, इसका नाम मैंने रख दिया है 1, इसका नाम है 2 और इसका नाम है 3। तो ये जो फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं इसमें तीनों शामिल है, राइट? तो क्या क्या होना चाहिए? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये किसके बराबर होना चाहिए? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस लॉ। ओके, इसके अलावा ये जो φ1 है और φ3 है तो सेम सेम होंगे ना, दोनों सिमेट्रिकल है। तो मैं क्या करूंगा, φ1 को और φ2 को इक्वेट कर देता हूँ। इसको मैंने कुछ फाइ मान लिया। अगर ये वैल्यू, हाँ जी, ओ सॉरी φ3, अगर मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दूं यहाँ पे तो क्या बना? फाइ प्लस φ2 प्लस फाइ इज इक्वल टू Q अपॉन। तो यहां से ना φ2 की वैल्यू मिल गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस
टू फाइव। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि अगर 1 और 3 से गुजरने वाली फ्लक्स फाइ है, तो बाकी वाले से गुजरने वाली फ्लक्स क्या होगी? नोट कर लीजिए इसको। इस लॉ का यूज किस लिए होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ना, किसी कॉन्फ़िगरेशन के कारण अगर हम फील्ड निकालें तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा जी, अब देखिएगा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हमने क्या किया, एक क्यूब लिया है, ठीक है? ठीक है? और मैं ना क्या कर रहा हूँ कि इसकी अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन पर चार्ज रख रहा हूँ। आपको फ्लक्स बतानी है। पहला केस, इफ चार्ज Q plus Q is placed at the center of the cube, then find flux through each phase। ये तो पहला क्वेश्चन है। दूसरा, if charge is placed at any vertex of the cube, then find flux through the cube। तीसरा, मैं यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, इसको मैं P कह रहा हूं। If charge is placed at P, charge is placed at P, then find flux through the cube। flux through the cube। एक पॉइंट यहां है बीच में, इस पॉइंट का नाम है S। If charge is at S, if charge is placed at S, then find flux through the cube। ये है भाई।
आप इसमें गॉस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं और बताइए क्या इसका आंसर है। तो तरीका क्या होता है, हमने गॉस लॉ में ये पढ़ा है कि जो चार्ज है ना वो अंदर होना चाहिए। पहला जो केस है वो क्या कहता है कि जो चार्ज रखा हुआ है ना वो सेंटर पे रखा हुआ है। अब इमेजिन करो ये रूम है जहाँ पे हम लोग हैं। इसमें 6 दीवारें हैं, ठीक है। एक चार्ज को हमने यहाँ बीच में रखा हुआ है। इस चार्ज से निकलने वाली किरणें या जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उस चारों दिशाओं में जा रही हैं। अब वो पूरे सरफेस से जो फ्लक्स गुजरेगी वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, यानी 6 के 6 से। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक से बताइए, इस वाले हिस्से से, डिवाइडेड बाय 6, है ना। तो यानी पहले का आंसर क्या आना चाहिए, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा, चार्ज इज प्लेस्ड एट एनी ऑफ द वर्टेक्स, वो कोना देखिए, उस कॉर्नर पर अगर आपने चार्ज रख दिया तो उससे जो फील्ड निकलेगी ना वो इधर भी आएगी, वो बाहर भी जाएगी। आप ऐसा कुछ सोचें उसको बिना हटाए कि ये बीच में आ जाए चार्ज। ऐसा कुछ आप इमेजिन करें कि वो जो पॉइंट है ना वो एक शेप के सेंटर पे आ जाए, तो वो शेप कैसी होगी। शेप बताइए बेटा, शेप क्या, शेप हम ऐसी कंसिडर करें कि वो पॉइंट इसके सेंटर पे आ जाए। हाँ, एक तरीका, एक एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इस रूम के बगल में एक और रूम मान लेते हैं, है ना, 2 रूम हो गए। फिर वो 2 रूम के पीछे 2 रूम और मान लेते हैं, 4 रूम हो गए। फिर 4 रूम ऊपर मान लेते हैं, 8 रूम हो गए। अभी बीच में आ गया, है ना, यानी 8 बॉक्सेस के सेंटर पे आ गया। तो उससे निकलने वाली फ्लक्स कितने रूम्स में जा रही है, 8 में। एक में से कितनी आएगी, 1/8। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन। इसमें क्या बोला है, पी। पी पॉइंट ये है, जैसे ये जो दीवार है नीचे वाली, इधर मान सकते हैं आप, इस पॉइंट को मान लीजिए। अब इस पॉइंट से फ्लक्स इधर भी आ रही है बाहर भी जा रही है। क्या सोचें ऐसा कि वो एक ही पॉइंट पर आ जाए, सेंटर पे आ जाए। एक रूम बराबर में मान लेते हैं, 2 रूम नीचे मान लेते हैं, 4 रूम हो गए ना। तो 4 रूम के सेंटर पे आ गया है। तो इससे निकलने वाली फ्लक्स 4 जगह डिवाइड हो रही है, तो एक से कितनी जाएगी, क्यू अपॉन 4। क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाइए एस। एस कहाँ है पॉइंट, छत में। तो छत में एक पॉइंट मान लो आप। इससे निकलने वाली फील्ड नीचे भी आ रही है ऊपर भी जा रही है, तो क्या करें, एक रूम ऊपर मान लेते हैं, है ना। तो दोनों रूम से गुजरने वाली फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एक से गुजरने वाली हाफ, यानी क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो इन्हें तो आपको सॉल्व भी नहीं करना था, इनको बस सोचना ही था। हाँ जी, पहले वाला। देखो इस रूम के अंदर ये जो पेन है ये चार्ज है सपोज, ठीक है। इससे जो बल रेखाएं निकल रही हैं वो इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, उधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, ऊपर नीचे सब जगह जा रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि इससे जो टोटल फ्लक्स निकलेगी ना इस पूरे रूम से, वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक है। अगर हम इससे निकलने वाली फ्लक्स का सिर्फ वो हिस्सा देखें जो इस दीवार में को पार हो रहा है, तो वो कितना होगा। अगर मैं कहूं कि पूरी निकलने वाली फ्लक्स 30 है, 30 यूनिट है, तो एक से कितनी गुजरेगी, 6 है ना ये। तो 6 से 30 गुजर रही है, एक से कितनी गुजरेगी, 5 निकलेगी ना। तो 5 कैसे आया, डिवाइड करके आया। तो ऐसे ही अगर चार्ज टोटल कितना था, क्यू, तो इधर से कितना जा रहा है, क्यू बाई 6। ठीक है, चलिए। एक और सवाल देखिएगा। ये एक अर्धगोला है, ठीक, आधा गोला है एक। बताइए इससे कितनी फ्लक्स गुजरेगी, क्यों। अगर हम एक और स्फेयर मान लें इसके नीचे, तो ये पूरा सर्कल बन गया, पूरा वो बन गया स्फेयर।
और पूरे स्फीयर से कितना गुजरता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आधे से कितना गुजरा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो इससे जो फ्लक्स गुजरेगी वो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो इसका ध्यान रखना है बस कि फ्लक्स कहाँ से कितने गुजरती है। तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल, ठीक है, आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन है कि एक डिस्क है, ठीक है, एक प्लेट है, इसकी सीध में एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर प्लस क्यू, ठीक है, इससे जो बल रेखाएं निकल रही हैं, तो बताइए इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है कैपिटल आर, ये दिया है स्मॉल आर। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ पे तो एंगल थीटा बन जाए। ठीक है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द डिस्क, ये डिस्क है। पहले आप लोग ट्राई करिए, जैसा मैंने कल आपको मतलब लास्ट उसमें किया था लेक्चर में, ऐसा ही है बिल्कुल ही। कल हमने किया था ना जो कि एक डिस्क थी और उससे हमने फील्ड निकाली थी, है ना, वो वाला। तो एक बार ट्राई कीजिए इसको। क्वेश्चन लिख लीजिएगा इसका, फाइंड फ्लक्स थ्रू द डिस्क। देखिए इसके लिए ना आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा सॉलिड एंगल का, है ना। जानते हैं सॉलिड एंगल क्या फॉर्मूला होता है इसका? नहीं, फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, ये रेडियस सपोज आर है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक छोटा हिस्सा ले रहा हूँ, है ना, रिंग ले रहा हूँ, ठीक है, और इस रिंग से कुछ फ्लक्स गुजरेगी ऑब्वियसली। मैं इस एंगल को कुछ अल्फा मान ले रहा हूँ, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस मैंने वाई ले लिया सपोज, है ना। तब ये सोचेगा इस ट्राइंगल में अगर मैं कॉस अल्फा लगाऊं तो क्या आएगा? कॉस अल्फा इक्वल्स टू, अच्छा ये वाली साइड कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना हुआ, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं पूरा, और ये रेडियस है कैपिटल आर, और ये एंगल है थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा नाउ? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। ओके, अब देखिएगा आपके पास कॉस आ गया, है ना। अब एक सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है, सॉलिड एंगल ऐसे बनाते थे, देखो अगर आपको याद हो, कि अगर हम यहाँ पे कोई एंगल बनाते हैं ना, सॉलिड एंगल डी ओमेगा सपोज, तो उसका फॉर्मूला होता है
अगर ये एरिया बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस होती थी आर, ठीक है, इसका एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये एरिया थोड़ा सा टिल्टेड होता था ऐसे, और यहाँ पे पॉइंट था सपोज, सो इन दिस केस इसका जो एरिया है सपोज वो कुछ डायरेक्शन बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो इस केस में डी ओमेगा बनता था डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसका इस्तेमाल करके देखिए आपसे क्या रिजल्ट निकलता है। टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है? हाँ जी, नहीं वैसे आपको याद नहीं है? चलो बताओ, अगर हम एक पूरी स्फेयर मान लें, ठीक है, तो पूरी स्फेयर के अंदर अगर हम एक छोटा हिस्सा यहाँ पे ले रहे थे, ठीक है, तो इसका सॉलिड एंगल कितना बना था? डी ए अपॉन आर स्क्वायर, राइट। और अगर हम ये कहते हैं आपसे कि इसको इंटीग्रेट करो आप पूरा सॉलिड एंगल के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो जाएगा? ए अपॉन आर स्क्वायर। ए कितना हुआ पूरे स्फेयर का एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर ना, अपॉन आर स्क्वायर, तो कितना हुआ ये? 4 पाई। तो पूरा जो एंगल बनता है वो 4 पाई बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है अभी फिलहाल, मैंने यहाँ पे इसको थीटा माना हुआ था सपोज, और ये जो एंगल है ना ये पूरा है बेसिकली ऐसे, है ना, सॉलिड एंगल ऐसे आप मान सकते हो। तो अगर एंगल थीटा होता है ना, उस केस में जो ओमेगा बनता है, जो एंगल बनता है सॉलिड एंगल, वो होता है आपके पास कितना एंगल था ये? 4 पाई। तो 4 पाई तो टोटल हो गया, इसका कितना हिस्सा है यहाँ पर? सो आफ्टर सम कैलकुलेशन ये वैल्यू आती है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बल्कि ऐसे मान लीजिए इसकी वैल्यू डायरेक्टली ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो, अच्छा अगर थीटा 0 होगा तो ओमेगा क्या होगा? 0। अगर थीटा 360 होगा तो 360 का मतलब कॉस 0, कितना हो जाएगा? मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगी ना उस केस में, मतलब आप घूम के वापस वहीं आ, है ना। तो हम बेसिकली थीटा को वेरी करा के ये वैल्यू निकाल सकते हैं ओमेगा की। अब ये बताओ, अगर हम गॉस लॉ लगाएं इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए तो क्या आएगा? वो तो था क्यू एनक्लोज्ड अपॉन, अच्छा अगर हम इस पूरी स्फेयर मान लेते हैं किसके अंदर, तो ये तो उसके लिए था, अभी पूरा हिस्सा तो नहीं है। कितना हिस्सा है उसके लिए आप एक काम करो, जो ओमेगा था ना वो 4 पाई का कितना हिस्सा है, इंटू ओमेगा अपॉन 4 पाई। तो ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, देखो कितना आता है। तो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 पाई। तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये फ्लक्स आ गया। तो इसको आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। लिख लीजिए इसको, इसका तो बस रिजल्ट ही लिख लीजिएगा आप लोग, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, कि अगर कोई चार्ज रखा है उसके सामने कोई डिस्क है तो उस डिस्क से कितनी फ्लक्स गुजर रही है। आप चाहें तो कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसमें से ना।
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे भाई गॉस लॉ के एप्लीकेशंस क्या है ना, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। बेसिकली गॉस लॉ यूं तो फ्लक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम इससे फील्ड भी निकाल सकते हैं, राइट। तो पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम चाहते हैं कि एक पॉइंट चार्ज हो जिसके आसपास आप क्या निकाल सके, फील्ड निकाल सके। तो मैंने क्या किया, एक चार्ज लिया सपोज क्यू, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो दोनों के लिए काम करेगा। फिलहाल मैं पॉजिटिव लेके चल रही हूँ। मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पी पर। तो आपने इसको ज्वाइन किया पहले तो आर डिस्टेंस पर। तो इससे जो फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो इधर भी निकल रही होगी, इधर भी जा रही होगी, है ना, सब जगह जा रही होगी। तो आप ऐसा क्या शेप इमेजिन करें कि ये जो पॉइंट चार्ज था वो इसके सेंटर पे आ जाए और पी से गुजरने वाला हो। क्या मान सकते हैं, स्फेयर, है ना। हमने यहाँ पे एक स्फेयर मान लिया है। तो ये जो हमने स्फेयर माना है ये क्या कहलाएगा भाई, गॉसियन सरफेस। दिस इज अ गॉसियन सरफेस। इसके अलावा अगर हम इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड देख रहे हैं, तो एक छोटा सा यहाँ पे एरिया मान लो। आप जानते हैं कि जो स्फेयर होता है ना, वो 3D शेप होता है सर्कल का। सर्कल का रेडियस उसकी टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाता है। तो यानी कि यहाँ पे जो इसका एरिया वेक्टर है वो भी ऐसे ही है, डी ए। तो अगर हम इसको छोटा सा एक हिस्सा मान लें, तो बताइए इस छोटे एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, ई डॉट डी ए। तो नेट फ्लक्स कितना हुआ। सो यूजिंग गॉस लॉ, फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस। तो इसका जो फ्लक्स होना चाहिए, इट हैज टू बी पाई ई इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज रखा है वो एक ही है, सिंगल चार्ज क्यू। तो आपको पता है ई और डी ए सेम डायरेक्शन में है, तो इनका एंगल कितना हुआ, जीरो। सो इंटीग्रल ऑफ ई डी ए cos जीरो इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ डी ए। छोटे छोटे एरियाज मिलके क्या बनाएंगे, पूरा स्फेयर। पूरा स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ई का वैल्यू कितना बना, 1/4 पाई r² इंटू क्यू अपॉन, और वी कैन राइट इट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। यही तो होता है फॉर्मूला। तो यानी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपने फील्ड निकालनी है यूजिंग गॉस लॉ, तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
डन। देखिए इसके बाद दूसरा केस हम लोग समझ सकते हैं। अगर कोई लीनियर चार्ज है हमारे पास, है ना, एक रॉड है सपोज, तो हम चाहते हैं कि उसके आसपास कितनी फील्ड होगी, तो हम वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए दूसरा केस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज। अब ये लीनियर चार्ज को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, सिलेंडर कह लो कोई, है ना, या फिर इसको आप कोई वायर भी कह सकते हो, या कोई रॉड भी कह सकते हो, है ना, इस सब के लिए काम करेगा। और हमने इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग इसलिए माना है कि इसकी लंबाई कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि ये वो रॉड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये सपोज पॉजिटिवली चार्ज है, मुझे यहां पर फील्ड चाहिए पॉइंट पी पर, इसके कारण से, तो इसकी जो डेंसिटी है ना वो लैम्डा है सपोज। क्या ऐसा इमेजिन करें कि एक ऐसा सरफेस मिल जाए कि जो पी से होता हुआ गुजर रहा हो और इसको कंटेन कर रहा हो, रॉड को सिलेंडर मान सकते हैं, है ना, हम एक सिलेंडर मान लेते हैं चारों तरफ ऐसे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे रॉड की लंबाई बढ़ती जाएगी आप सिलेंडर को बढ़ाते रहो, है ना। तो यहाँ पे सिलेंडर के फेसेस कितने हैं, एक फेस तो ये हो गया, है ना, कर्व्ड वाला, एक ऊपर वाला हो गया कहीं पे, और एक नीचे वाला मान सकते हैं। अब ये देखिएगा यहां से जो फील्ड लाइन निकल रही होगी वो ऐसे जा रही होगी ना, और इस पॉइंट पी से गुजरने वाला जो एरिया है ये, उसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ होगा। कितना एंगल हुआ दोनों में, जीरो। अच्छा यहां पर फील्ड लाइन तो ऐसे है, और एरिया कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, इसका एंगल कितना हुआ, 90। अच्छा इसी तरह से नीचे वाला एरिया, यहाँ पे फील्ड तो इस तरफ आ गई, और एरिया नीचे, और ये एंगल 90। मैं इनके कुछ नाम रख लेता हूँ, एक को हमने पी नाम दे दिया, इसको आर दे देते हैं, इसको एस दे देते हैं, और ये डिस्टेंस है स्मॉल, ठीक है, और सिलेंडर की लंबाई हमने एल मान। पहले तो आप ये देखें कि जो लैम्डा है वो क्या है, लैम्डा इज क्यू अपॉन एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल। तो यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ क्या होना चाहिए भाई, टोटल फ्लक्स, इट हैज टू बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है गॉस लॉ में। अभी जो फ्लक्स है यहाँ पे तीन तरह का है ना, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए फ्रॉम पी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए आर पॉइंट से, प्लस ई डॉट डी ए तीसरा कौन सा है, एस, इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो पी वाला है उसमें तो ई और डी ए का एंगल कितना हुआ, जीरो। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस जीरो प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90 प्लस थर्ड वाले में इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90, एंड दिस इज नथिंग बट क्यू बाय एप्सिलॉन। आप जानते हैं कि कॉस 90 जीरो होता है, ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, क्या बचता है अपने पास, इंटीग्रेशन ई डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि cos जीरो वन होता है, ई बाहर आ जाएगा, बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या है, कर्व सरफेस का एरिया, और कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है इसमें, 2 पाई आर एल, दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई का फॉर्मूला क्या बना, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। क्यू का फॉर्मूला क्या था,
लैम्डा एल। सो लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। एल से एल कट गया, तो बेसिकली ई का फॉर्मूला बना लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा, क्या होगा अगर ये जो रॉड है वो फाइनाइटली लॉन्ग हुई तो? अगर इसकी लंबाई फिक्स हुई, अभी तो हम इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग कह रहे थे, तो क्या होगा? मैं नोट करके लिख देता हूँ। If the charged rod is finitely or is finite finitely long, then देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, इसके ना छोटे छोटे हिस्से मान के फिर इसको इंटीग्रेट करा जाएगा। ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन करना तो ऐसा सच इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ वो रिजल्ट क्या आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मुझे फील्ड निकालनी है सपोज, तो आप क्या करें, इसके ना जो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करें पहले। ये एंगल सपोज है अल्फा और ये एंगल है बीटा। ये जो डिस्टेंस है वो आर है सपोज। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा। तो पी पर जो फील्ड आएगी उसका फॉर्मूला याद रखिए, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये जनरल फॉर्मूला है, सबके लिए काम करेगा, मतलब चाहे रॉड कितनी भी छोटी हो, चाहे रॉड कितनी भी बड़ी हो। अगर यही रॉड को मैं इनफाइनाइटली लॉन्ग बना दूं
फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड, बताइए जैसे जैसे रॉड की लंबाई बढ़ाओगे आप तो अल्फा और बीटा पे क्या फर्क पड़ेगा? कितने बढ़ जाएंगे? इन्फिनिटी पे जाकर क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएगा ना। तो अल्फा विल बी 90 डिग्री और बीटा विल बी 90 डिग्री। ये दोनों वैल्यूज में रख दो तो ई क्या आएगा? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 90 प्लस साइन 90। कितना हुआ साइन 90? 1 प्लस 1 2। तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 2। और इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू, बल्कि तो कटिंग हो जाएगी इसकी ना, बस नीचे टू आ जाएगा। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, ये वही फॉर्मूला बन गया ना जो पीछे किया था अभी, राइट। इसको अगर हम वेक्टर में लिखना चाहें तो ई को लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और साथ में आर कैप। आर कैप की वैल्यू होती है वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। और इसको लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है नीट में, आपको क्वेश्चन है इस बार ना, दो रॉड्स दे रखी हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग है दोनों। इसकी डेंसिटी है प्लस लैम्डा, इसकी डेंसिटी है माइनस लैम्डा। इसके बिल्कुल बीच में एक पॉइंट है पी, एग्जैक्टली मिड पॉइंट। तो यहां पर आपको नेट फील्ड बतानी है क्या होगी। फाइंड नेट फील्ड एट पी विच इज द मिड पॉइंट और द मिड।
टू लैम्डा अपॉन, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है बेटा। आ जाता है अगर डिस्टेंस आर होता, ये अभी मिड में है ये, है ना, आर बाई टू साइड। क्या आंसर था बेटा आपका? हाँ ठीक है। देखिए जो पी पॉइंट है ना वो आधी डिस्टेंस पर है, तो ये कितना हो गया, आर बाई टू, और ये भी आर बाई टू है ना। अब जो पी पॉइंट है ना उस पर प्लस लैम्डा की वजह से फील्ड कहाँ होगी, राइट साइड में, और नेगेटिव लैम्डा की वजह से वो भी उस तरफ ही होगी। तो जो ई नेट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पहले की फील्ड कितनी हुई, लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई टू, प्लस दूसरे का कितना हुआ, लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई टू, तो कितना हुआ, टू लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, राइट। ओके, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। ये रखी है z इक्वल्स टू ए पर, ये z इक्वल्स टू 3a पर, और ये रखी है z इक्वल्स टू -2a पर। तो आपको ओरिजिन पर फील्ड बतानी है, इसकी डेंसिटी है प्लस लैम्डा, ये है माइनस लैम्डा, ये है -2 लैम्डा, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है। फाइंड नेट फील्ड एट ओ। हाँ जी, इनफाइनेटली लॉन्ग, तीनों इनफाइनेटली लॉन्ग है। देखो पहले ओ वाला जो पॉइंट है ना, ये जो नीचे वाली रॉड है, ये कितनी दूरी पर है इससे, 2a। माइनस मत देखिए, बस डिस्टेंस देखिए। ये वाली रॉड कितनी दूरी पर है, a, और ये वाली 3a। तो पहली जो रॉड है ये प्लस लैम्डा, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, है ना, और ये जो दूसरी रॉड है उसकी वजह से वो भी इधर ही होगी, और इसकी वजह से वो भी इधर ही होगी।
तो तीनों फील्ड्स एक तरफ हैं, तीनों ऐड हो जाएंगी। तो बताइए ई ओ पर क्या आएगा? पहली तो इसकी वजह से फील्ड क्या आएगी? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a, प्लस दूसरा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a, प्लस तीसरा 2 लैम्डा अपॉन, जी, तो 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 3a। ठीक है भी। तो देखिए उस सब में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a, यहाँ बचा हाफ, प्लस 1 प्लस 2/3। इनको प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। कर लिया ना सॉल्व पूरा? कितना आया फाइनल? 13/12। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, बाकी बच्चे भी है ना, यही आ रहा है क्या? ठीक है, यही है। अच्छा, इसके बाद और देखिएगा, अगर हम कोई शीट इमेजिन करें, है ना, तो उसका फील्ड कैसे निकलेगा, है ना, वो कैलकुलेट करते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। देखिए, मान लेते हैं कोई शीट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और एक पॉइंट है यहाँ पर P, जिस पर हमें फील्ड निकालनी है इसकी वजह से। तो ये बताइए, ऐसा हम क्या इमेजिन करें कि ये पॉइंट उसके सरफेस पर आ जाए और वो सिमेट्रिकल हो। क्या माने इसके लिए, बताइए। हम एक काम कर लेते हैं, है ना, इसका अगर मैं क्यूब मान लेता हूं तो गड़बड़ कहाँ है, वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, है ना। मतलब अगर हम बीच में चलो इसको रख दें क्यूब के, तो लेफ्ट का और राइट का तो ठीक है, ऊपर और नीचे वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये शीट वैसी ना हुई, स्क्वायर शेप में, किसी और शेप में हुई, तो फिर गड़बड़ा जाएगी। ठीक है। तो बेहतर है हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं पहले ना, सर्कुलर, और उसके बाद इस सर्कल की वजह से यहाँ पर फील्ड्स आते हैं, तो यहाँ पे हम एक सिलेंडर इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है। इसका जो चार्ज है वो सपोज क्यू है, और इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा, और एरिया क्या है इसका, सपोज ए। अब मैं क्या करूंगा, यहां से जो फील्ड निकलेगी वो ऐसे जाएगी, और इसका जो एरिया है वो डी ए है सपोज। अच्छा, फील्ड इधर भी तो जाएगी ना इसकी, और इधर वाला एरिया भी कितना हुआ, डी ए। अच्छा, एक कर्व सरफेस यहाँ भी तो है ना इसका, यहाँ पे फील्ड इस तरफ,
और एरिया ऊपर की तरफ, ये 90 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इस छोटे हिस्से की वजह से हम लोग यहाँ पर फील्ड देख लेते हैं कितनी आएगी। सो यूजिंग गॉस लॉ फ्लक्स कितना आ जाएगा अपने पास, phi equals to the integration of E dot dA and this is equal to Q upon साइलेंट नॉट। वो जो Q है हमने उसको स्मॉल q मान लिया। अच्छा जी, अब ये जो फ्लक्स है ना, ये तीन जगह है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इनका कुछ नाम R रख देते हैं, इसका नाम कुछ S रख देते हैं। तो इन फ्लक्स को मैं तीन बार लिख रहा हूँ। सो EDA cos 0, ये कौन सा केस हुआ, P वाला, प्लस इंटीग्रेशन EDA cos 90, ये कौन सा केस हुआ, R वाला, प्लस इंटीग्रेशन EDA cos 0 cos 90 सॉरी, ये कौन सा है, बल्कि ये तो जीरो वाला ही है ना, S, एंड दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 90 तो जीरो, ये वाला टर्म तो गया, ये और ये दोनों सेम है, तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन EDA cos 0 1 इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो 2E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ DA क्या हुआ, A, 2EA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E कितना हुआ, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये Q बाय A क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो E कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये फॉर्मूला है जिसका। अगर हमें इसको डायरेक्शन देनी हो तो वेक्टर फॉर्म में, ये जो एरिया होता है ना, उस एरिया की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, और उसको एन कैप से दिखाते हैं, तो ई क्या बनेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ये वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला है। चलो नोट कर लीजिए। चलिए बच्चे क्वेश्चन करिएगा। ये हमारे पास दो शीट्स हैं, इसकी डेंसिटी है प्लस सिग्मा 1 और एक दूसरी पैरेलल प्लेट है जिसका डेंसिटी है प्लस सिग्मा 2। इनके बीच में एक पॉइंट है ए, एक राइट में पॉइंट है बी, एक लेफ्ट में पॉइंट है सी। इन तीनों पर आपने फील्ड फाइंड करनी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
एट ए, बी एंड सी, तीनों पर फाइंड करें। बताइए बच्चों कितना आ रहा है? ए पे जीरो क्यों? अच्छा लेकिन मैंने ठीक है, ए वाला पॉइंट जो होगा वहां पर फील्ड पहली शीट की वजह से वो राइट में होगी, और इस ए पर सेकंड शीट की वजह से लेफ्ट में होगी, है ना? तो ए पर जो नेट फील्ड आएगा दिस विल बी E1 माइनस E2, क्योंकि हमें नहीं पता बड़ा कौन सा है, तो आप मैग्नीट्यूड ले सकते हो। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 कितना हुआ? सिग्मा 1 अपॉन माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन राइट इट एज मॉडुलस ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बी वाला जो पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा? इस पर पहली वाली शीट की वजह से फील्ड बाहर आएगी और दूसरी वाली की भी बाहर ही आएगी, तो बी पॉइंट पर जो फील्ड आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए भाई? इट विल बी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 epsilon naught, which is sigma 1 plus sigma 2 upon 2 epsilon. ऐसा ही पॉइंट सी पर हो जाएगा, सी भी बाहर ही है। हम्म। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। मान लो ये शीट है और इस पर जो चार्ज, इसकी जो डेंसिटी है वो सिग्मा है। एक और शीट है दूसरी, ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा है। ये शीट 1 है, ये शीट 2 है। मेरा सवाल है कि फाइंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, also find pressure, also find pressure on 2 due to 1। तो ट्राई करिए एक बार। वेरी गुड, ठीक, good। बाकी लोग का आया आंसर? पहले तो ये समझ लो आप कि ये जो पहली शीट है
इसकी वजह से सेकंड शीट पर कितनी फील्ड लग रही होगी, कितनी फील्ड होगी यहाँ पे? तो जो E1 है वो क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, मान लीजिए इस पर चार्ज Q है, -Q, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑन टू F इक्वल्स टू होता है QE। सो Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो Q होता है वो क्या होता है? डेंसिटी इंटू एरिया। तो सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन राइट इट एज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये तो आ गया फोर्स। प्रेशर, प्रेशर होता है P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो कितना हुआ? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। राइट। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर हम इस शीट से बहुत दूर चले जाएं, मतलब एक इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पर चले जाएं, तो फिर क्या इसकी फील्ड पे फर्क पड़ेगा? जैसे फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट, तो क्या फर्क पड़ेगा उस समय? नहीं पढ़ना चाहिए, फील्ड ऐसी ही रहनी चाहिए। पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि अब दूर जा रहे हैं आप। तो याद रखना, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे वो चार्ज स्मॉल चार्ज हो, चाहे वो कोई कॉन्फ़िगरेशन हो, है ना, लीनियर चार्ज हो या कुछ भी, बहुत दूर जाकर वो एक पॉइंट चार्ज के समान हो जाता है। यानी उसकी फील्ड वैसे ही वेरी करती है जैसे कि एक पॉइंट चार्ज की। और पॉइंट चार्ज की फील्ड कैसे वेरी कर रही होती है? 1/r²। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि अगर इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पर चले जाएं या बहुत दूर चले जाएंगे, तो उस केस में ये शीट शीट नहीं रहेगी, बल्कि एक पॉइंट चार्ज की तरह माना जाएगा। ओके। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल को हम होलोस्फेयर भी कहते हैं। देखिए बच्चों, मैंने कहा इसका रेडियस है कैपिटल आर, और स्फेरिकल शेल की प्रॉपर्टी ये है कि इसको जो चार्ज दिया जाएगा ना, वो इसके ऊपर फैल जाएगा, यानी इसके सरफेस पर। हमने क्या किया, एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे पी आउटसाइड, इस पर हमें फील्ड चाहिए। तो पहले बात करते हैं आउटसाइड की। ये डिस्टेंस को हमने स्मॉल आर कह दिया। सो हियर इट इज आर ग्रेटर देन आर। यहाँ पे गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। तो इसमें से गुजरने वाली फ्लक्स क्या होगी? पहले तो देख, वेक्टर ई इस तरफ है और डीए भी इस तरफ है। सो व्हाट इज द फ्लक्स? phi e equals to the integration of E dot dA is equal to Q upon epsilon naught। ओके। अब ये जो ई डी ए है, यहाँ पे दोनों में एंगल कितना है? 0। सो ई डी ए cos 0 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आ जाएगा, डीए का इंटीग्रेशन इज ए इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना हुआ? इट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली ई का फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, या हम लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, राइट। इसके अलावा दूसरा केस, नियर द सरफेस, नियर द सरफेस, सरफेस के पास अगर आ जाएंगे तो जो स्मॉल आर है ना वो कैपिटल आर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ही आप आर को कैपिटल आर रख दो। सो ई कितना आएगा भाई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तीसरा, इनसाइड, इनसाइड व्हेन आर इज लेसर देन आर। आप सोचें, अगर पी पॉइंट को इनसाइड ले आएंगे तो क्या वहां से गुजरने वाला, अगर हम एक गॉसियन सरफेस मान लें ऐसे, तो चार्ज तो इसके अंदर है ही नहीं। जब इसके अंदर चार्ज नहीं है तो फील्ड क्या आएगी, जीरो। ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो बाय गॉस लॉ फाई विल बी जीरो, सो ई विल बी जीरो। तो इनसाइड फील्ड जीरो, सरफेस पर कांस्टेंट, और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ई सरफेस इट इज कांस्टेंट, एंड ई इनसाइड इट इज जीरो। हम अगर इसका ग्राफ बनाएं ई और आर के बीच में, या जीरो है या आर इक्वल्स टू आर है, तो इनिशियली क्या है, फील्ड जीरो। उसके बाद ये वैल्यू हो जाती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे वैल्यू फिक्स हो गई, और फिर ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है भाई। अब इसमें एक काम और आप लोगों को करना है कि जो क्यू है ना, उसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया। तो क्यू को क्या लिखा जा सकता है, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो जो पहली इक्वेशन थी ई आउटसाइड वाली, वो क्या लिखी जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कट गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये ई कौन सा है, आउटसाइड वाला। सरफेस पर क्या होगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम हो जाएंगे, तो सिग्मा अपॉन, ठीक, चलिए। ऐसा ही केस एक और है, जो है चार्ज्ड स्फेयर जो कंडक्टिंग होगी, बिल्कुल सेम होगा।
अच्छा, यहाँ से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सरफेस पर फील्ड आई है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हर एक कंडक्टर के लिए सही है। यानी कोई अगर कंडक्टिंग आपके पास स्फेयर है तो उसके सरफेस पर हमेशा यही होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एज ए रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें नोट करके वो भी लिख लीजिएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर, चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर, बिल्कुल सेम है, सब चीजें वही हैं। तो दोबारा तो मत लिखिए, बस हाँ ये लिख लीजिए कि जो रिजल्ट्स हैं इसके, आउटसाइड वाला रिजल्ट और इनसाइड वाला रिजल्ट और सरफेस वाला, तीनों सेम, ग्राफ भी सेम है। तो फिर फर्क क्या रहेगा दोनों में? तो ऐसा कैसे हुआ कि यहाँ पे स्फेरिकल शेल और स्फेयर दोनों ही सेम हो गए? क्यों हुआ ऐसा? और कुछ, और कुछ इसके अलावा? कंडक्टर में और नॉन कंडक्टर में क्या फर्क है? कंडक्टर क्या क्या होता है अभी? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें ना, मतलब उसमें चार्ज फ्लो कर सकता है, मूव कर सकता है, और नॉन कंडक्टिंग में नहीं कर सकता। तो अगर हमने किसी बॉडी को चार्ज दिया जो कंडक्टिंग थी, उसका चार्ज इस तरह से फैल जाएगा कि वो मूव कर सकता है और वो सरफेस पर चला जाएगा। यानी अंदर तो चार्ज नहीं है, चार्ज कहाँ है, सिर्फ सरफेस पर है, बाहर बाहर है। तो इस वजह से वो ऐसा ही बिहेव करेगा जैसा कि कोई स्फेरिकल शेल हो। वहीं दूसरी ओर अगर ये एक स्फेरिकल शेल ना होके एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर होता तो वैल्यूज बदल जाती। ठीक है। तो उसको भी हम डील करने के लिए गॉस लॉ का ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, फर्क ये पड़ेगा, कई बार तो डेंसिटी फिक्स होगी, कई बार हो सकता है डेंसिटी कुछ अलग दे रखी हो। जब डेंसिटी अलग होगी तो आप इसमें पहले चार्ज निकालेंगे, इनसाइड कितना है, उसके बाद गॉस लॉ लगाएंगे। ठीक है। चलिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रहा है अभी बॉयस? बाकी लोग नहीं है आज।